जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं इतिहास लेखन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024, जो कि 1 जून 2025 को होने वाला है। उसके भी हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, यूनिट 1 करके कहलाती है, जिसको कहा जाता है इतिहास लेखन। ठीक, हिस्टोरियोग्राफी के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में हिस्टोग्राफी बोल देते हैं। ये चीजें हैं। इस टॉपिक की विषय वस्तु के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, समझेंगे कि ये टॉपिक होता क्या है, किस प्रकार से इसको पढ़ना चाहिए। सामने आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं। कौन कौन से हैं, एक बार नजर मार लीजिए इस चीज पर, बैचेस वगैरह को लेकर के, इतिहास शब्द और उसके विभिन्न परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव जो होते हैं उन पर बात करेंगे। सीधे आ जाते हैं अपन। सबसे पहले आप जैसा कि सिलेबस देख पा रहे होंगे सामने, हिस्ट्री ऑप्शनल यूनिट नंबर 1 एक अनिवार्य विषय कहलाता है। एमए वगैरह के दौरान में भी आपने इसको पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर के दौरान में भी आपने पढ़ा होगा। यूनिट 1 में भी हम यहाँ पर बात करने वाले किस विषय वस्तु को लेकर के, ये वाली जो विषय वस्तु है, यानी इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अर्थ क्या है, ठीक, इसकी परिभाषा क्या है, क्या बातों को हमको ध्यान रखना जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, इस विषय वस्तु पर हम यहाँ बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि काफी कंफ्यूजन विद्यार्थियों को रहता है इतिहास लेखन को लेकर के कि एक्चुअली ये क्या चीज है, उसको कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। दूसरी बात कि इसको दो प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। पहली बात तो बहुत ही विशाल का सिलेबस आप सामने देख पा रहे होंगे। अब इसको पढ़ा कैसे जाए, तो दो प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। एक टैक्टिक होती है साहब जी, आपके पास जब भरपूर समय है तो आप खूब समझ समझ के पढ़ लीजिए। वहीं दूसरा तरीका होता है कि जब आपके सामने एग्जाम है, आपके पास में समय कम है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पर आप इस प्रकार से पढ़ें कि आपसे संबंधित विषय पर आने वाले क्वेश्चंस बन जाए साहब जी। काफी स्मार्ट वे में, बहुत ही टेक्निकल वे में हमको उन चीजों को पढ़ना पड़ता है, जो कि मिश्रण कहलाता है अपने आप में। कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों ही अप्रोचेस का मिश्रण कहलाता है। तो आ जाते हैं अपन इस विषय वस्तु पर। उसके पहले आपको बताना चाहेंगे 50% ऑफ का स्पेशल ऑफर चल रहा है, चाहे पेपर 1 चाहिए हो आपको, चाहे हिस्ट्री ऑप्शनल वाला पेपर चाहिए हो आपको। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लेना। पूरी पूरी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। 140 से 150 क्लासेस में आपको 10 की 10 यूनिट मिल जाएंगे, और इससे अच्छा बैच नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में जान लो। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, हिस्टोग्राफी मात्र 14 लेक्चर्स हैं, कुछ और 4-5 अभी होने वाले हैं, अभी लाइव होंगे। ठीक है, एंशिएंट के दिए हैं, मॉडर्न के दिए हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री का दिया है। इतनी अच्छी आपकी कमांड हो जाएगी कि वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्टोग्राफी, एमपी हिस्ट्री को लेकर जो बहुत टेंशन होती है ना, आपकी ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको मजा आने लग जाएगा हिस्टोग्राफी जैसे सेक्शन में, वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे सेक्शन, और चीजें बनेंगी भी। तो उस अप्रोच पर यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। सेम इसी में पेपर 1 का भी आपको मिलेगा। चलिए आगे विषय वस्तु पर आ जाते हैं। सबसे पहली चीज, हिस्ट्री, इतिहास। एक होता है इतिहास आपके द्वारा इतिहास का पढ़ना, और एक होता है इतिहास का लिखा जाना। तो जब पहले लिखा होगा, जब ना अपन ने पढ़ा होगा साहब जी, ये जो इतिहास है ये लिखा कैसे जाता है, किस आधार पर लिखा जाता है, होता क्या है इतिहास का लिखना, लिखता कौन है साहब जी, इस विषय वस्तु को और इसकी अप्रोच को, इसकी परिभाषाओं को ही जिस कैटेगरी के अंतर्गत समाहित किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, इतिहास लेखन करके कहा जाता है। एक एक करके बात करते हैं। इतिहास लिखा कैसे जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है इतिहास में समझने वाली बात ये कि क्या पास्ट में घटित हर घटना इतिहास है, बिल्कुल भी नहीं साहब जी। क्योंकि उसमें मानव का इतिहास भी आएगा, जीव जंतुओं का भी आएगा, ज्योग्राफी का भी आएगा, बहुत सारी चीजों का आएगा। मानव का इतिहास इतिहास कहलाता है, पॉइंट 1। क्या मानव की सारी घटनाएं इतिहास कहलाती हैं, बिल्कुल भी नहीं साहब जी। मानव जीवन की वे घटनाएं जो कि सार्वजनिक जीवन से संबंधित है और जिनका इम्पैक्ट पड़ा हो मनुष्यों पर, भले ही वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अधिकतम लोगों पर पड़ा हो, जितना अधिकतम लोगों पर पड़ेगा वो चीज उतनी महत्वपूर्ण है। सीधी बात तो यह है। तो पास्ट में घटित वे घटनाएं जिनका प्रभाव मनुष्यों पर, मानव समाज पर पड़ा, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक, उसको इतिहास के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, क्या कोई भी व्यक्ति अपने मन से लिख दे, उठा के 500 साल पहले लिखा हो, किसी ने 200 साल, 1000 साल पहले कोई भी बात लिख दे, भले उसमें सच हो चाहे ना हो, क्या वो इतिहास है? नहीं। इतिहास का एक दूसरा मीनिंग होता है साहब जी, सत्य का अन्वेषण। सत्य की खोज ही होता है, अनुसंधान ही होता है, रिसर्च ही होता है। यानी वे घटनाएं जो कि सच पर आधारित हों। सच का मतलब क्या है? सच का मतलब होता है साहब जी, सबूत होना चाहिए, उस चीज का प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। इतिहास में कम से कम 2 प्रकार के एविडेंस होने ही चाहिए, और उनको दोनों को क्रॉस चेक किया जाता है। और जब वो क्रॉस चेक करने के बाद में एक कंक्लूजन निकलेगा, तभी मानेंगे कि वह घटना वाकई में इतिहास में घटित हुई थी,
अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि उसके द्वारा लिखा गया जो है वह पूर्वाग्रह से परिपूर्ण है साथी, तो उस चीज को शामिल नहीं किया जाएगा। सत्य पर आधारित हो, साक्ष्य कहा आपसे, साक्ष्य कम से कम दो कहा आपसे, साहित्यिक और पुरातात्विक, इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण कहलाता है कि आपका पुरातात्विक। साक्ष्यों को या एविडेंस को आप और भी कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, प्राइमरी सोर्सेज क्या कहलाते हैं, द्वितीयक क्या कहलाते हैं, वो देखेंगे, अभी उस विषय पर बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट जाते हैं, तो इतिहास क्या है। सीधी बात यह है, इसमें जो गिने चुने पॉइंट आएंगे उसको पहले ही दिमाग में ढाल लीजिए कि इतिहास में मानव समुदाय के जीवन में जो खासकर सार्वजनिक जीवन में घटित घटनाएं जो कि महत्वपूर्ण हो, उनका लेखा जोखा, वो भी कैसा, पक्षपात रहित निष्पक्ष जो विवरण हो, कालक्रम के अनुसार हो यानी अव्यवस्थित ना हो, वह चीज इतिहास। और उसके साथ साथ ये बस नहीं कि केवल नीरस तरीके से अपने डेटा को रख दिया, उसके साथ साथ उसका विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक जो विवरण होता है या जो विश्लेषण होता है, वही चीज इतिहास के अंतर्गत आती है। सीधी बात इन शॉर्ट में यदि कहा जाए तो मानव समाज की उल्लेखनीय ऐसी चीजें सार्वजनिक जीवन की जिसका कालक्रमिक विवरण हो, निष्पक्ष हो, पक्षपात रूप से बिल्कुल रहित हो साहब जी, उसका वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करके लिखा जाना ही क्या है, इतिहास है। इन शॉर्ट में आप जाने साहब जी। ये हिस्ट्री वर्ड, अच्छा इसमें एक चीज और आप अच्छे से समझ लें, ये एक बार में दिमाग में चढ़ने वाली चीज नहीं है, ये अपने आप में बहुत जटिल चीज होती है, थोड़ी सा आपको समय गुजारना पड़ेगा। इन शॉर्ट में बताने का मैं आपको यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। ये हिस्ट्री लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई है, उसको ही हम कहते हैं ऐतिहासिक काल, जब से मनुष्य के द्वारा लिखा गया है। और सच बात है कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर भी हम इतिहास लिखते हैं, जैसे कि पाषाण काल को आपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, ये हिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से है साहब जी। हिस्ट्री वर्ड के बारे में बहुत सारी विचारधाराएं हैं। कोई बताएगा साहब जी कि यूनानी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द हिस्टोरे से आया है, हेरोडोट्स के द्वारा प्रयोग किया गया है। हालांकि उसके पहले के भी अपन को कई नाम मिलते हैं, रोमर वगैरह का नाम मिलता है और अन्य लोगों के नाम मिल जाएंगे। परंतु कुछ विद्वान मानते हैं साहब जी किस लैंग्वेज से आया हुआ वर्ड है, दैट इज ड्राइव फ्रॉम यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा से। ठीक, एक वर्ड ये मिलता है। दूसरा, कुछ लोग कहते नहीं साहब जी जर्मन भाषा से आया है, जैस चिचे करके बोलते हैं। कुछ कहते नहीं यूनानी भाषा के लोरोपला से आया है। अलग अलग मतांतर है साहब जी। मोटे तौर पर जो सहमति है वह इस विषय वस्तु को लेकर है, हिस्टोरिया को लेकर के, जो कि हेरोडोट्स के द्वारा दिया गया वर्ड कहलाता है, जिसका मतलब ही होता है जानना या ज्ञात करना, अनुसंधान करना, सत्य की खोज करना, उसका अन्वेषण करना। उसको ही क्या माना गया है, ज्यादातर इतिहासकार, परंतु ये विवाद का विषय रहा ही है, चलता रहा है, ज्यादातर इतिहासकार इस पर सहमत हैं। एक मोटे तौर पर आप यहाँ पर ये देख लेंगे कि कहाँ कहाँ से ये वर्ड आया हुआ है। जर्मन लैंग्वेज से आया हुआ है, जैसे से। यूनानी भाषा के दो शब्द आपको दिए हुए हैं, लोरोपला दिया जिसका मतलब क्या, सीखना, समझना। तो जबकि तीसरा जो वर्ड है सबसे खास कहलाता है, वो यहाँ से आया है, इसको कहा जाता है हिस्टरी, ग्रीक से आया है। जबकि इस बात को बहुत अच्छे समझ लें, हिस्टरी जो वर्ड है ग्रीक के हिस्टोरिया से आया हुआ है, या हिस्टोरी करके आप देख रहे हैं, हिस्टोरी करके कहा गया था इसको। इंग्लिश में ये जो वर्ड है 14th सेंचुरी में हिस्ट्री के रूप में, जो वर्तमान लैंग्वेज में आप देख रहे हैं, जो स्पेलिंग देख रहे हैं, तब आया है ये। पहले यूनानी में आया, यूनानी में अलग टाइप से उसको उच्चारित किया जा रहा था, हिस्टोरे करके अपन बोल रहे थे। इंग्लिश में आज आप क्या बोल रहे हैं, हिस्टरी बोल रहे हैं। ये कब यूज किया गया इतिहास के लिए, 14वीं शताब्दी में यूज किया गया। हेरोडोट्स का आप टाइम देख रहे होंगे, आपको दिया होगा यहाँ पर सामने की ओर, अभी आ जाएगा। 480 बीसी के आसपास से लेकर 425 या 30 बीसी के आसपास का टाइम मिलता है, वहां उन्होंने इस वर्ड को यूज किया था। हेरोडोट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति कहलाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्राचीन इतिहास का जनक इनको माना गया है। हालांकि आधुनिक इतिहास के जनक अलग बंदे हैं, वो उनका नाम है लियोपोल्ड वॉन रांके। प्राचीन इतिहास के जनक बोले तो क्या बताओगे, हेरोडोट्स बताओगे। आधुनिक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास के जनक आपसे पूछा जाए तो वो बंदा जर्मन था, उसका नाम क्या है, लियोपोल्ड वॉन रांके करके कहलाता है। पढ़ेंगे देखेंगे। ये कहाँ के हैं, ये यूनान के हैं। वो कहाँ का है, वो जर्मन का है। तीसरी बात, हिस्ट्री शब्द जो आप देखेंगे आपके यहाँ हिंदी में उपयोग किया जाता है, इति धन हा धन आज, दैट इज इतिहास। ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये थोड़ी सा अलग है, हालांकि इसके पर्यायवाची के रूप में आप इसको उपयोग कर लेते हैं। मूल विषय वस्तु ये है कि जब आप इसका इतिहास शब्द का संधि विच्छेद करते तो उसका मतलब होता है ऐसा ही हुआ था। और हर वह घटना जिसके बारे में आपको जानकारी हो कि हाँ ऐसा ही हुआ था, यानी कि सत्य, उसे क्या कहा जाता है,
इतिहास कहा जाता है। तो कभी को आपसे पूछ ले कि इतिहास शब्द कितने शब्दों से मिलकर के बना है, तो क्या बताना चाहिए? 3 शब्द आप बताएंगे, इति, धन, हा धन आस, जिसका मीनिंग क्या है? इतिहास। भारतीय साहित्य के संदर्भ में यदि हम देखें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, तो सबसे पहली पहली बार अथर्ववेद में पंचम वेद के रूप में आपको ये मिलता है, अथर्ववेद में। क्लियर बात ये है। नेक्स्ट, और भी बहुत बाद में ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें भी हमको ये मिलता है। भारत के प्रमुख इतिहास ग्रंथों के बारे में बात करें तो हम देखेंगे, पुराण हो, चाहे हमारे महाकाव्य हो, चाहे नाराशंति हो, चाहे गाथाएं हो, ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? इतिहास के। कई फॉरनर विद्वान उसको मानते हैं, कई इंक्लूड नहीं करते हैं। राष्ट्रवादी इतिहासकारों का जो बहुत बड़ा वर्ग है वो सारी चीजों को इंक्लूड करता है। इस विषय वस्तु को लेकर कभी को डिटेल में बात करेंगे, खासकर उस टॉपिक में जहां आप पढ़ने वाले हैं भारत की इतिहास लेखन परंपरा, वहां पर हम बात कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो संस्कृत वाला वर्ड, यूनानी भाषा का वर्ड, जर्मन भाषा का वर्ड, यहां से वर्ड निकल करके आया हुआ है। इतिहास का जनक अपन ने किसको बोला है? हेरोडोट्स को बोला था जी। क्यों बोला है, इस बात को भी समझ ले। हेरोडोट्स के पहले भी कई लोगों ने लिखा, किसी ने गीतों में लिखा, कविताओं में लिखा, काव्यात्मक रूप में लिखा, उसको नहीं माना हमने इतिहास। पहली बार यूनान के इस बंदे ने, आप देख रहे हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण था इनका, यानी यूनानी राइटरों का, उनमें सबसे पहला नाम कहलाता है हेरोडोट्स। मानवतावादी दृष्टिकोण था और विधिवत उसने एनालाइज करके उसको लिखा। हालांकि इसके इतिहास लेखन में काफी कमियां भी मानी जाती हैं, परंतु उसने विधिवत लिखा। साथ ही साथ उसको बहुत ही रुचिकर बना के लिखा, बहुत इंटरेस्टिंग बना के लिखा। यही वजह है कि मैक्सिमम विद्वानों के द्वारा हेरोडोट्स को इतिहास के प्रारंभकर्ता या जनक के रूप में स्वीकार किया जाता है। हेरोडोट्स के द्वारा लिखा गया इतिहास किस टाइप का है, तो ध्यान रखना, वो कथात्मक है, यानी कथा के रूप में उसने कहा हुआ है साहब जी। ठीक है। सबसे पहली पहली बार उसने ये वर्ड कहाँ यूज किया था? हिस्टोरिया करके उसकी जो बुक कहलाने वाली है, वहां पर उन्होंने इनके द्वारा ये वर्ड पहली बार यूज किया था। इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। इतिहास के कई रूप होते हैं, ये कथात्मक के अंतर्गत आता है। कौन सा? हेरोडोट्स वाला। इसके बाद में जो अगला महत्वपूर्ण नाम कहलाता है, जो कि हेरोडोट्स से भी आगे निकल गया, परंतु सेकंड नंबर पे आता है, उस बंदे का नाम है थ्यूसिडाइडिस। इस बात को ध्यान रखना। रीजन, दो कारण होते हैं। पहली वजह है कि प्रबोधक इतिहास करके उसको कहा जाता है, यानी कि इस बंदे ने चीजों को काफी वैज्ञानिक और तार्किक रूप में लिखा है। हेरोडोट्स ने काफी हद तक कथाओं के रूप में लिखा है, जबकि इस व्यक्ति ने क्या लिखा है? बहुत ही लॉजिकल वे में लिखने का प्रयास किया है, बहुत ही ज्ञानात्मक स्वरूप में लिखा है। इसलिए अपन ने क्या कहा? प्रबोधक इतिहास के रूप में। साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक इतिहास भी लिखने का इन्होंने प्रयास किया, इसलिए इन दोनों का जनक भी यह बंदा कहलाता है। तीसरी बात, थ्यूसिडाइडस को सैन्य इतिहास का भी जनक कहा जाता है, क्योंकि पेरिपेनेजडाई वाला जो युद्ध करके कहलाता, उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। कथात्मक इतिहास बोलेंगे तो क्या बताओगे? हेरोडोट्स बताओगे। प्रबोधक बताएंगे, उसके जनक पूछा जाएगा आपसे, तो क्या बताओगे? थ्यूसिडाइडस करके बताओगे। तीसरा कहलाने वाला है लियोपोल्ड वॉन रांके। यदि ये इतिहास के जनक हैं हेरोडोट्स, तो आधुनिक इतिहास के जनक ये बंदा कहलाता है, दैट इज लियोपोल्ड वॉन रैंके। कहाँ के थे साहब जी? जर्मनी के थे। बहुत ही खास कृतियां लिखने वाले हैं। 1824 के दौर में आप इनको बहुत ही स्पेसिफिक वे में पाते हैं। ऐसा क्या लिख दिया इन्होंने? ऐसा क्या लिख दिया साहब जी? इनका जो सबसे खास आधार था वो ये था कि साहब जी की तथ्यों के आधार पर उसकी व्याख्या करते हुए लिखा। इवन वो इतना ज्यादा महत्व देते हैं कि उनका फेमस कोटेशन कहलाता है, केवल और केवल इतिहास में मुझे तथ्य चाहिए, आप मुझे तथ्य दे दीजिए, मैं उसकी व्याख्या करते हुए लिख दूंगा। यानी कि दो बातें, फैक्ट बेस्ड लिखा हुआ है, फैक्ट बेस्ड बात की है, जिसको काफी लॉजिकल बात कहते हैं, उसको एनालाइज किया है, ठीक है, और उसको एविडेंस तो क्रॉस चेक किए ही किए हैं, उस आधार पे लिखा है। इसलिए अपन ने क्या बोला साहब जी? वैज्ञानिक। यानी किसी भी बात को आप यदि कह रहे हैं तो उसका आपके पास में साक्ष्य क्या है, फैक्ट क्या है, जो कि क्रॉस चेक किया हुआ सत्य फैक्ट हो। यही वजह है कि रांके को क्या कहा जाएगा? वैज्ञानिक इतिहास साहब जी। प्रबोधक यानी बौद्धिक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास। एक और वर्ड आएगा आपको, इतिहास दर्शन, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री साहब जी। इतिहास का एक खास प्रकार का दर्शन होता है, उस चीज को, उस पद्धति को एक ओवरऑल वे में, कंक्लूडिंग वे में जो लिखने का प्रयास किया है, वो बंदा कहलाता है द एज ऑफ एनलाइटमेंट, दौर का वॉल्टेयर। यही वजह कि मैक्सिमम विद्वानों ने वॉल्टेयर को इतिहास दर्शन का प्रणेता माना है। ये बात ध्यान रखना। चार बातें लिखी हैं,
हेरोडोट्स किस कैटेगरी में आएगा? कथात्मक। अच्छा, ये क्यों बताया मैंने आपको? इसलिए बताया क्योंकि कभी को क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या क्वेश्चन होगा? सही जोड़ी मिलाने कभी को टफ क्वेश्चन होगा तो कथात्मक इतिहास हेरोडोट्स, प्रबोधक इतिहास थ्यूसिडाइडिस बताओगे आप। लियोपोल्ड रांके वैज्ञानिक इतिहास, इतिहास का कोलंबस, बहुत सारी उपाधियों से वो अपने आप में जाना जाता है। कभी को डिटेल में बात करेंगे अगली क्लासेस में, अभी ये बेसिक बिगनिंग की क्लास है। जबकि इतिहास दर्शन कहा जाए तो आप क्या बताओगे? वॉल्टेयर। ये चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं, सही जोड़ी में आएगा तब वहां पर आपको ये बनाना पड़ेगा, टफ पड़ जाता है कई बार क्वेश्चन आपके। आगे बढ़ेंगे, इन्हीं चीजों को फोकस करके विभिन्न इतिहासकारों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है। किसी भी एक परिभाषा को लेकर के कोई एक मत नहीं है, सब अलग अलग बात बताते हैं। सभी की परिभाषा में कुछ ना कुछ कमियां हमको देखने के लिए मिल जाती हैं। एक विद्वान कोई परिभाषा लिखता है तो अगला विद्वान उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि कमी इत्यादि वगैरह निकाल देगा। इसमें जो एग्जाम में आपको आता है, पहली बात ये कि कोटेशन के रूप में या परिभाषा के रूप में पूछता है कि यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है साहब। इन बातों को ध्यान रखना। भारत के संदर्भ में देखें, राष्ट्रवादी लेखन के संदर्भ में हम देखें, एस राधाकृष्णन क्या बोलेंगे? किसी भी राष्ट्र की जो स्मरण शक्ति होती है वह क्या है? इतिहास है। ये इनका कथन है। अभी इस पर नहीं पढ़ो कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, मैं आपको पहले ही कंक्लूजन बता चुका हूँ। इतिहास का मतलब क्या है, जिस बात को आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है, बिल्कुल सीधा सा है, ये दिया है निष्कर्ष। इस पीडीएफ को आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट में अगर कही जाए परिभाषा, विभिन्न समाजों के अतीत का पक्षपात रहित, काल क्रमानुसार किया गया निष्पक्ष और विवेचनात्मक वर्णन ही क्या है? इतिहास। ये परिभाषा आप ध्यान रखो। 4 वर्ड यूज किए हैं, निष्पक्ष वर्ड यूज किया है, पक्षपात रहित का है, समाज का कहा है साहब जी, विवेचना भी वर्ड यूज किया हुआ। सिर्फ इतनी सी ही परिभाषा। सच बात तो ये है, इन 4 वर्डों को 4-5 वर्डों को फोकस करके ही 50 प्रकार की परिभाषाएं बनाई गई हैं। आप इतनी अप्रोच डेवलप कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं किन किन विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस पर आएंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्या कहा उन्होंने? राष्ट्र की स्मरण शक्ति। किसने कहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। वहीं के एम मुंशी जी क्या बोलते हैं? जितने भी समाज रहे हैं, मानव समाज रहे हैं साहब जी, ठीक, उनके उत्थान पतन की कहानी, उनके उत्थान और पतन की कहानी किसने कहा है? के एम मुंशी ने। कीवर्ड पर ध्यान रखना कि उत्थान पतन की कहानी वर्ड किसका है? के एम मुंशी का कहानी वर्ड। क्लियर? रैप्सन महोदय क्या बता रहे हैं? रैप्सन महोदय बता रहे हैं साहब जी कि विचारों से संबंधित है। ठीक है, जनरली देख लो। चार्ल्स फर्थ क्या बोल रहे हैं? लंबी परिभाषा देते हैं। कंक्लूजन क्या है? मानव समाज का लेखा जोखा। कीवर्ड क्या है यहाँ पर आप देखेंगे तो वहां मिलेगा आपको मानव समाज का लेखा जोखा। ये कौन बोल रहे हैं? चार्ल्स फर्थ बोल रहे हैं साहब जी। घाटे भी लगभग वही बात कह रहे हैं अगर आप देखें तो। मानव समाज का लेखा जोखा, वैज्ञानिक अध्ययन इत्यादि वर्ड लगा दिए। बिल्कुल शॉर्ट में आप देखें तो लेखा जोखा वाले कैटेगराइज करने वाले कौन कौन है? चार्ल्स फर्थ हो गए आपके, और प्रोफेसर वीजी घाटे साहब हो गए। वहीं हम बात करें तो जॉन हुइजिंगा ने क्या कहा है? बोले साहब ये एक बौद्धिक गतिविधि है साहब जी, तथ्य और वास्तविकता इत्यादि वगैरह होती, जनरली देख के निकल जाओ। ठीक है, ये कोटेशन आया हुआ है, आएगा, चाहे चार्ल्स फर्थ का हो तो चाहे घाटे सर का हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगली परिभाषा किसकी है? इसमें हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे कि नहीं इनकी परिभाषा सही उनकी गलत है। कंक्लूजन अपन ने पहले देख लिया कि अपनी परिभाषा क्या है, इसको पकड़ के चलना, वरना बहुत भटकाव है इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में। नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ लोगों ने कहानी माना इतिहास को। पूछते किन किन ने कहानी माना हुआ, तो सबसे पहले अपन नाम देख रहे हैं हेनरी पायरन। हेनरी पायरन क्या बोल रहे हैं? मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी। बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन कहलाता है। ये किसका है? हेनरी पायरन का है। इन सारी परिभाषाओं को विधिवत रटवाया भी जा सकता है, पर उसके लिए चाहिए क्लास में समय। जो रेगुलर क्लास होती है उसमें हम रटवा देते हैं साहब, एक से एक तौर तरीकों से रटवा देंगे। तो अभी फिलहाल में अपन ने देख लिया कि साहब पायरन ने क्या कहा है, बोले साहब जी उपलब्धि इत्यादि वगैरह की कहानी साहब जी। ठीक, नेक्स्ट कॉलिंगवुड, ये भी कहानी बोल रहे हैं, लगभग वही बात है, थोड़ी से शब्द आगे पीछे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं, ट्रेवेलियन भी क्या बोल रहे हैं? कहानी। ट्रेवल करते हैं तो वो घटना हमको याद रह जाती कहानी की तरह। तो जीएम ट्रेवेलियन साहब भी क्या बोलते हैं? कहानी। इसमें क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है साहब जी किन किन ने कहानी माना है मोटे तौर पर। पहला क्वेश्चन ये होता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि ये दिया गया ये कथन किसका है। ठीक है, अभी आएंगे क्वेश्चन, आप उसको अच्छे से देखेंगे।
तो ट्रेवेलियन हो, चाहे कॉलिंगवुड हो, चाहे पायरेन हो, इन्होंने क्या कहा? कहानी। इसके साथ आप देखें, मार्क पावेल, शीले, उन्होंने भी कहानी ही माना हुआ है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो ग्रुपिंग कर लेंगे, जो हम क्लास में नोट्स बनवाते उस टाइप से बना लेंगे कि साहब जी कहानी वाले राइटर ये हैं, इन बंदों ने कहानी कहानी करके कहा हुआ, बाकी सारी बातें अपने तरफ से आपने समझ ली हैं कि साहब ये कॉमन बातें तो ये हैं। 5 नाम हो गए साहब जी, ठीक। अगला बंदा आपको देखने के लिए मिलता है कॉलिंगवुड। क्या बताते हैं? संपूर्ण इतिहास विचारधाराओं का इतिहास है। कॉल करके क्या व्यक्त करते हैं लोग अपने अपने? बोले साहब जी विचार, तो कॉलिंग, तो कॉलिंगवुड का कथन क्या है? पूरा इतिहास क्या है? विचारधाराओं का। लंबी लंबी परिभाषा बिल्कुल भी फोकस करके याद नहीं रखोगे, उसका कीवर्ड बस याद रखोगे, इस बात का ध्यान रखना। तो कॉलिंग का कीवर्ड क्या है? बोले साहब जी कॉल पर विचार व्यक्त करते हैं। तो कॉलिंगवुड ने क्या कहा है? पूरा इतिहास जो है वो क्या है? बोले विचारधाराओं का इतिहास था। क्रोचे क्या बोल रहे हैं? क्रोचे बोल रहे हैं करंट के साथ में अपडेट होता है, यानी कि करंट यानी कि समसामयिक। तो इनने कहा है क्रोचे ने कि समसामयिक होता है साहब जी। ठीक है, क्या मीनिंग है समझेंगे आराम से। नेक्स्ट, जॉनसन बोल रहे हैं साहब जी भूतकाल से संबंधित बताया है। ठीक है, कई इतिहासकारों की परिभाषाओं को लेकर बहुत विवाद है कि बोले साहब हम सही नहीं मान रहे, अभी उस पर बात नहीं कर रहे। अभी ये देख लो कि कौन सा कथन किसका है, कौन सी परिभाषा किसकी है साहब जी। ठीक है, तो क्रोचे का ध्यान रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो कहलाने वाला है आपके लिए फॉरेनर राइटर्स में, वो बंदा है E.H. कार, एडवर्ड ऑलेट कार साहब जी। ब्रिटिश राइटर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस बंदे ने कहा हुआ है कि साहब जी इतिहास जो है अतीत और वर्तमान के बीच में एक अंतहीन संवाद है। इसको समझ लो कि क्या है। इसका मतलब ये होता है जो पास्ट में घटित हुआ है उससे हम बहुत कुछ सीख ले सकते हैं वर्तमान के लिए। पॉइंट वन, पास्ट जो है वो बहुत कुछ हमसे कहता है। पास्ट के जो तथ्य हैं वो हमसे वर्तमान में बहुत कुछ कहते हैं। मुझसे कुछ कहते हैं, दूसरे इतिहासकार से कुछ कहते हैं। मैं कुछ और समझता हूँ, वो कुछ और समझ सकता है, अंतर भी हो सकता है। चलता क्या रहता है? बोले साहब जी संवाद। यही वजह है, कोई इतिहासकार बता रहा है कि नहीं नहीं इस घटना की प्रमुख वजह ये थी, फॉर एग्जाम्पल जैसे अशोक का दम। कोई बता रहा है नहीं साहब जी हृदय परिवर्तन हो गया, कोई कह रहा है रोमिला थापर जी बोले आर्थिक कारण था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण था, कोई इतिहासकार कुछ और बता रहा है साहब जी। क्यों होता है ऐसा? घटना वो एक ही है लेकिन उसके बारे में अलग अलग व्याख्या क्या है। अतीत से लेकर वर्तमान के बीच में अंतहीन संवाद हो रहा है और हर इतिहासकार उन तथ्यों को अलग रूप में ले रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसी के कारण उन्होंने क्या कहा? अंतहीन है। अंत नहीं होता इसका, क्या है? अंतहीन। क्योंकि आज हो सकता है एक इतिहासकार कोई कंक्लूजन लिख दे, कल को कोई नए फैक्ट सामने आ जाए आज से 10-50 साल के बाद में, और वो एक नए प्रकार से व्याख्या करे। तो यानी कि अंत नहीं हुआ था, संवाद आज भी जारी है साहब जी। क्लियर बात है। नेक्स्ट, इसमें एक बहुत ही फेमस लाइन आती है जो कि समझना जरूरी है। जो इतिहास है जो कि पास्ट में हुआ है वो वर्तमान के साथ साथ बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि इतिहासकार तथ्यों से बुलवाता है साहब जी, अपनी अपनी मानसिकता, मनोदशा इत्यादि के सापेक्ष साहब जी। यही वजह है कि भविष्य में आप देखते हैं इतिहासकारों के कई वर्ग बन जाएंगे। कोई मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, कोई सबॉल्टर्न वाले हैं, कोई राष्ट्रवादी वाले हैं साहब जी। ठीक है, कोई कैमरे समुदाय के, ऐसे बहुत सारी कैटेगरी हैं। पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अतीत जो है वो आज भी बदल रहा है। नित नई खोजें, नित नई व्याख्याएं इत्यादि वगैरह, यानी ये जो संवाद है पास्ट टू प्रेजेंट चल रहा है। समाप्त तो हुआ क्या? नहीं हुआ। भविष्य के लिए भी कई संभावनाएं बाकी हैं, अंतहीन है, इसलिए कहा। इसलिए इनकी जो परिभाषा है ना वो बहुत प्रासंगिक हो जाती है और बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आती है। और खास बात यह है कि AP 2022 में यही क्वेश्चन आया था। आगे इसी चीज को देखो कि उन्होंने कहा है कार ने कि फैक्ट्स, तथ्य खुद कुछ नहीं बोलते, बल्कि इतिहासकार उनसे बुलवाता है। जो जिस विचारधारा का, मनोदशा का इतिहासकार होगा उस प्रकार से बुलवाएगा। जबकि मूल परिभाषा में आपने वर्ड पढ़ा, बोले साहब ये निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपात रहित। ठीक है, पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए, आपने मूल परिभाषा में पढ़ते हो साहब जी। कैसा? पक्षपात रहित, यानी कि पूर्वाग्रह से रहित। इतिहासकार की सबसे पहली विशेषता ये होनी चाहिए। परंतु कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से पूर्वाग्रह से मुक्त कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य का एक खास बैकग्राउंड होता है, एक सामाजिक परिवेश होता है जिसमें वह था, जिसमें वो है, जिसमें वो जी रहा है साहब जी। उसकी मानसिकता होती है, तो चीजों को उस सापेक्ष में देखता है। तो इसीलिए कहा गया कि कोई भी तथ्य, कोई बात खुद नहीं कहता, बल्कि हर इतिहासकार
उससे अलग अलग तरीके से उस चीज की व्याख्या करवाता है साहब जी। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे महमूद गजनवी के बारे में बात करें, कोई कहेगा कि नहीं साहब जी वो धर्म, जिहाद इहाद इत्यादि। कोई इतिहासकार कहेगा नहीं साहब उसकी वजह आर्थिक थी, वो तो लूट के लिए आया था। ना केवल वो आक्रांता के रूप में लूट रहा था, बल्कि कई भारत के ऐसे शासकों के नाम मिल जाएंगे जिन्होंने मंदिरों को लूटे हैं साहब जी। तो बोले साहब जी को कोई खास विशिष्ट नहीं थी, उसकी वजह क्या थी? आर्थिक। जबकि कोई क्या बता रहा? धार्मिक। कोई क्या बता रहा? राजनीतिक। ऐसा क्यों बता रहे साहब जी एक ही घटना को? तथ्य खुद नहीं बोल रहे हैं, बल्कि कौन बुलवा रहा है उनसे? इतिहासकार। यही वजह है कि इनका ये कोटेशन काफी प्रासंगिक हो जाता है। अब इसके बाद में जो अगला काम अपन को करना चाहिए, जो हम क्लास में करवाते, वो ये है कि साहब जी देखो आपने इतने इतिहासकारों की परिभाषा पढ़ ली, एक बार शॉर्ट में रिवीजन मार देंगे। उसके बाद में जिन जिन राइटरों के नाम आए हैं, उनकी ऐसी कौन सी फेमस बुक्स है, उसकी लिस्टिंग करोगे आप। उनके द्वारा कहे गए ऐसे कौन कौन से फेमस कोटेशंस हैं, उनकी लिस्टिंग करोगे। वो नोट्स हम आपको बनवा देते हैं, क्लास में नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आपको भविष्य में याद रखने के लिए, प्रयास करने के लिए काफी सरलता होती है, याद रह जाता है। अभी तक मोटे तौर पर आपने देख लिया कि इतिहास क्या है इन शॉर्ट। दूसरा, विभिन्न इतिहासकारों की परिभाषा क्या है। इतिहास का लिखा जाना यानी कि इतिहास लेखन क्या है, जो लिखा गया हो उसे ही हम पढ़ रहे हैं। क्यों एक ही घटना की अलग अलग परस्पेक्टिव में व्याख्या मिल रही है, उसकी वजह ये है साहब जी। क्लियर है? तो एग्जामिनर आपसे ये पूछता है साहब जी, खासकर इनके तथ्यों के बारे में पूछता है। एग्जामिनर बिल्कुल आपसे नहीं कहता कि नहीं वास्तव में क्या हुआ तो तुम ये बताओ। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि इसमें मतांतर बहुत है। ठीक है? जबकि इतिहास का वर्ड आपने क्या देखा है, बोला था वास्तव में ऐसा हुआ था। किसके अनुसार? उस इतिहासकार के अनुसार साहब जी। अर्थात बदलाव देखने को हमें मिलता रहता है। हर चीज में तो नहीं मिलता है, पर यह बात सही है कि कई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं जिस पर अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, और ये कई बार विवाद का कारण भी बनते हैं। अब ये जो आपने पढ़ा, एक रिवीजन आपने मार लिया कि साहब जी कौन कौन सी परिभाषाएं किसकी क्या है, राधा कृष्ण जी ने क्या कहा हुआ है, चार्ल्स फर्थ ने क्या कहा हुआ, घाटे जी ने क्या कहा हुआ, हुइज़िंगा ने क्या कहा है। नेक्स्ट, कॉलिंगवुड ने कॉल करके क्या कहा, अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो यानी विचारों के संदर्भ में अपन क्या है, विचारधारा वाला इतिहास उनने कहा है। इनने कहानी वाली बात भी कही है साहब जी, अपन ने इस चीज को देखा। कहानी वाली और किसने कही? ट्रेवेलियन ने कही, ट्रेवलिंग की कहानी। प्लस अपन ने देखा साहब जी कि पायरेन वगैरह का नाम मिल जाता है, सीले का नाम मिल जाता है आपको। इनने भी क्या माना है? कहानी। बहुत कैटेगरी है, कोई कहानी मानता है, कोई विचारधारा का मानता है, उसको पढ़ेंगे अपन आगे के टॉपिक में। आगे बढ़ जाते हैं, और ई एच कार आपने टॉप का नाम देखा था यहाँ पर। अब ये जो आपने पढ़ा, इससे संबंधित क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और किस टाइप से आए हैं, गौर करिएगा इस क्वेश्चन पर। ये कब आया है? एपी 2022 में 9 जून 2024 को हुआ था एग्जाम। क्या पूछा है? इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में अंतहीन संवाद है। क्या बताओगे? 4 ऑप्शन दिए हैं। चार्ल्स फर्थ है, गोविंद चंद पांडे हैं, चौबे हैं, या ई एच कार। अब बहुत आसानी से नजर आ रहा होगा, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, क्योंकि बिगिनिंग की क्लासेज हैं। जैसे जैसे अपना विषय में घुसते चले जाएंगे, उसकी गहराई को आप मापते चले जाएंगे साहब जी। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा साहब। आगे बढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप से भी क्वेश्चन आएंगे। और भी बात के टॉपिक्स में आप इन चीजों को पढ़ेंगे, किसने कला माना है, किसने कहानी माना है, ठीक है, किसने साहब जी उसको संवाद माना है, किसने विचारधारा माना है, ठीक है, किसने विश्वात्मा के तहत माना हुआ। बहुत सारे ऐसे कोटेशन आएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करेंगे। इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस लैंग्वेज से मोटे तौर पर मानी जाती है? दो ही पढ़ी है आपने, या तो ग्रीक पढ़ी है, जर्मन पढ़ी है। जर्मन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, क्या लगाओगे इसका आंसर साहब जी? ठीक, जर्मन दिया हुआ है, ग्रीक नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर आप ये भी वर्ड लगा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम को रटा क्या रहता है, बोले ग्रीक था। दो वर्ड बताए थे, जैस्टिचे करके बताया था, जर्मन का बताया था। अगला, इतिहास का जनक, 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या बताओगे साहब इस क्वेश्चन का आंसर? तो क्या होगा? सिर्फ जनक कहा है, यानी हेरोडोटस होगा। यदि कहा जाता इतिहास में आधुनिक इतिहास लेखन का जनक, तब क्या बताते? लियोपोल्ड वॉन रांके। प्राचीन वाले का क्या बताओगे? हेरोडोटस। तीसरा हो गया। चौथे क्वेश्चन पर आइए, व्हाट इज हिस्ट्री किसकी बुक है? सबसे फेमस कोटेशन मैंने किसका बताया आपको? ये वाला, ई एच कार का। ई एच कार की बुक का ही नाम है इतिहास क्या है, यानी कि व्हाट इज हिस्ट्री। उनकी पुस्तक का टाइटल है बुक का, किस बंदे की? ई एच कार की। बन जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। इतिहास की परिभाषा करना कोई सरल कार्य नहीं है, किस लेखक ने कहा हुआ है साहब जी? बोले इतिहास को परिभाषित करना कठिन है, वही तो हम कह रहे हैं आपसे, एक मत है ही नहीं। चार्ल्स फर्थ का कोटेशन कहलाता है। नेक्स्ट,
थ्यूसिडाइडस पढ़ा आपने, सैन्य इतिहास से लेकर प्रबोधन, किस देश का था? बताया आपको कि हेरोडोटस के साथ ही वाला सीरीज का था, यानी यूनान का था वो भी। हेरोडोटस भी कहाँ का था? यूनान का था। ये भी यूनान का इतिहासकार है। क्वेश्चन नंबर 7, इतिहास जो है किसी राष्ट्र की मेमोरी है, स्मरण शक्ति है, किसका कथन है विद्वान का? दिए गए 4 ऑप्शन में से क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन। सबसे पहली परिभाषा आपको बताई थी। ये क्वेश्चन आया हुआ था 22 में। इतिहास एक कला है, ये कोटेशन वाला क्वेश्चन था, कला की परिभाषा से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली ना से इनडायरेक्टली। इतिहास कला है अपितु एक विशेष प्रकार की कला, किसका कहलाता है साथी? बेनेडिक्ट क्रोचे का सबसे फेमस कोटेशनों में से एक कहलाता है। जब कोटेशन वाला अपन टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर ये आएगा। कुछ कुछ बन पा रहे अपन को, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपने टॉपिक को सुना समझा जाना उस पर बेस्ड हैं, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि थोड़ी सा आगे का हो सकता है। मामला क्लियर है? तो विधिवत इसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, एक एक सेक्शन को साथी। एक एक क्लास अपने 1 घंटे 1.5 घंटे लंबी होती है, बहुत सारी चीजें बताते हैं और समाहित करने का प्रयास अपन वहां करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से पढ़िए, इस तरह से तैयार रखिए, और यदि आप उसको बहुत विधिवत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साहब। पूरा का पूरा हिस्ट्री इसमें समाहित हो जाएगा, बहुत ही अच्छे वे में विधिवत तौर तरीके से बहुत डेप्थ में आपको मिल जाएगा। आप इस बैच को ज्वाइन करिए, ठीक है? कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल रहा नहीं रहा, इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है नहीं रखना है, ये डिपेंड करेगा आपके कथन पर। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।